हाय गाइस, दिस इज़ मी अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। हिंदी में हम बोलते हैं इसको ऊतक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज इस टॉपिक का बिल्कुल हम कर देने वाले हैं पोस्ट मास्टर, ठीक है। और यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला है, बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। और बाद में आपका क्लास के एंड में एक टेस्ट होगा जिसमें आपको जितने भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। लेकिन जो मैंने आपके लिए क्लास क्रिएट की है इतने अच्छे फॉर्मेट में, तो मैं उसका हर एक बात आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे आपको मैंने इससे पहली क्लास में सेल्स पढ़ाया था, ठीक है, यानी कोशिका। हमने जाना था कि कोशिका किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ मैंने आपके लिए बनाया है कि यहाँ सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी क्या होती है शरीर में। अगर हम बात करें सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो वह होती है सेल। फिर सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू, कि बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। फिर कई सारे ऑर्गन जब मिल जाए तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। ये इसकी सीरीज है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि टिश्यू किससे मिलकर के बनते हैं, वो सेल्स से मिलकर के बनते हैं। और सेल्स के बारे में तो मैं आपकी पूरी क्लास ले ही चुकी हूँ, तो वहाँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। ओके गाइस, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको हमेशा मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं, यानी टिश्यू किसे बोलते हैं, किसको कहते हैं हम, टिश्यू क्या होता है ये। तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर एक आपको इमेज दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सेल्स, उसके बाद क्या आते हैं टिश्यू। यानी जब काफ़ी सारी सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ हो जाती है, उनको हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। यानी कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक बार परिभाषा की। अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि आखिर सेल वो ऊतक क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कोशिकाओं का वह समूह जो भ्रूणीय उत्पत्ति, विकास, रचना, आकृति, कार्य के विचार में समान होती है, सामूहिक रूप से ऊतक कहलाती है, ठीक है। सामूहिक रूप से यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया कि टिश्यू क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जब टिश्यू का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू के अध्ययन करने वाली जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे औतिकी, औतिकी, ऑलराइट। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं औतिकी और हिस्टोलॉजी, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो यही कि ऊतक होता क्या है, फिर उसके बाद यही कि हम इसकी जो जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, इसकी शाखा को क्या कहते हैं, विज्ञान की उस शाखा को जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से ही आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पर आपको मिल गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक कर हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली क्लियर करेंगे। आगे बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली के एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था मार्सेलो मेलपीथी, ठीक है। मार्सेलो मेलपीथी ने की थी। कब की थी, 1628 से 1694 ईस्वी के बीच, ठीक है। 1628 से 1694 ईस्वी में मार्सेलो मेलपीथी ने क्या की थी, हिस्टोलॉजी की स्थापना की थी। कहाँ, इटली के वैज्ञानिक ने।
ओके। और अगर बात करें कि जो हिस्टोलॉजी का नाम रखा ये किसने रखा, ये तो स्थापना करने की बात हमने कर ली, ठीक है। लेकिन हिस्टोलॉजी नामकरण किसने किया, तो ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है मायर, ठीक है। मायर ने ही नाम रखा मेस्ट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी नाम रखा मायर ने। कब, 1819 में। 1819 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मायर। इन्होंने जो टिश्यू का अध्ययन है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, इन्होंने बताया कि भाई अगर हम टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको एक नाम दे दिया जाए जिसका नाम है हिस्टोलॉजी, कि हम इसको अब से हिस्टोलॉजी के नाम से जानेंगे। ओके, ये तो हो गई इंग्लिश में, इंग्लिश का नाम किसने दिया। लेकिन अगर बात करें ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, यानी हिंदी में हम इसको ऊतक बोलते हैं, तो ये भी तो किसी ने दिया ही होगा। तो सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग किया था विचेंट ने, ठीक है, विचेंट ने। और कब किया था, 1771 से 1802 में। क्लियर हो जाता है, आपको पता चल गया। इंग्लिश में जो हिस्टोलॉजी हम कहते हैं यह नाम किसने दिया था, तो मायर ने दिया था। और टिश्यू यानी ऊतक नाम किसने दिया था, यह नाम दिया था विचेंट ने 1771 से 1802 के बीच। नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, समय उतना ज़रूरी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। और हाँ गाइस, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है आज की क्लास से, क्योंकि इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको क्लास में बैठकर बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो उसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल शॉर्ट कर करके, बिल्कुल हेडिंग के थ्रू बना करके उसको लिखिएगा, तो उससे एक बहुत ही अलग इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपके एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस समझाना चाहती हूँ कि आखिर किससे मिलकर क्या बनता है। ओके, कि किससे मिलकर के क्या बनेगा। सबसे पहले हमने जाना कि शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ओके, और सेल से कितनी सारी सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सेल्स से जब काफ़ी सारी सेल्स एक साथ मिल जाती है तो बन जाता है क्या, टिश्यू बन जाता है। और जब काफ़ी सारे टिश्यू का ग्रुप बन जाता है उससे निर्माण होता है शरीर के किसी भी ऑर्गन का। और जब कई सारे ऑर्गन्स को हम क्रिएट कर लेते हैं, कई सारे ऑर्गन्स को एक जगह रखते हैं, तो उससे हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और फिर उससे ह्यूमन बीइंग का एक निर्माण हो जाएगा। और एक आदमी अगर ग्रुप में मिले तो पूरी जनसंख्या बन जाती है। तो इस तरीके से पूरी फॉर्मेशन है ये एनिमल टिश्यू की, आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो आप वो भी बता पाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। और गाइस, हम इतने अच्छे से क्लास लेंगे कि आपको आगे तक आपका हेल्प करेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सभी में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि आज समझा हुआ आपको हमेशा के लिए याद रहे। ओके, बस आपको इसको बीच बीच में रिवाइज करना है। बाकी गारंटी मेरी है कि आपके दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलेगी अगर आप बहुत ध्यान के साथ यहाँ पर सुनते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो समान संरचना, कार्य एवं भ्रूणीय उत्पत्ति वाली कोशिकाएं होती है और उनका समूह अगर हम बना दिया जाए या उनको एकत्रित कर दे तो उससे क्या निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, एनिमल टिश्यू का निर्माण होता है। यही बात है जो हमने अभी सबसे शुरू में जानी थी, वही बात यहाँ पर बोली गई है। अब हम जानेंगे कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला टिश्यू यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है वह है संयोजी ऊतक, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है इसमें अभी जानेंगे। अभी सिर्फ आपको एक माइंड में फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है कि कितने टाइप्स होते हैं, 5। कौन कौन से, संयोजिक ऊतक, उपकला ऊतक, कंकाल ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सबके बारे में एक एक कर बहुत ही डीपली जानेंगे। अभी यहाँ पर आप इनको सिर्फ समझिएगा। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक को हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू और कंकाल ऊतक को स्केलेटल टिश्यू,
पेशीय ऊतक को हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, इमेज में भी आप साथ साथ समझते हुए और देख करके अपने माइंड में इसका एक रोड मैप तैयार करते हुए चलना कि कैसे कैसे सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो हमने टिश्यू का पहला टाइप बताया आपको अभी, क्या नाम था उसका, उपकला ऊतक। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है दोस्तों। उपकला ऊतक शरीर की बाहरी तथा आंतरिक सतहों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों पर पाया जाता है। और अगर बात करें कि कोशिकाएं पतली कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होती है, कि कहाँ स्थित होती है, इधर आप इमेज में देखिए एक कोशिका है, इसके ऊपर पतली कोशिका रहित जो झिल्ली होती है उस पर ये बने होते हैं टिश्यू। और उपकला ऊतक में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, यानी अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो फिर से रिक्रिएट हो जाते हैं, फिर से अपने आप को रिक्रिएट कर लेते हैं। तो इनमें क्या कुछ अलग है, इनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। कहाँ स्थित होते हैं, तो जीवित झिल्ली पर स्थित होते हैं। और अगर बात करें कहाँ शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो बाहरी तथा आंतरिक सतहों पर पाए जाते हैं। और बात करें यह ऊतक त्वचा की बाहरी सतह, फेफड़े, हृदय, यकृत, जनन ग्रंथियां आदि पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपसे बात की कि फेफड़े, हृदय और यकृत और जनन ग्रंथियां, इन पर ये पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको, अब पता चल गया उपकला ऊतक होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप पर चलेंगे टिश्यू के, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि उपकला ऊतक को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उपकला ऊतक को। कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं। पहला है पक्षमाभी एपिथीलियम। ठीक है, पक्षमाभी एपिथीलियम। दूसरा होता है स्तंभाकार एपिथीलियम और क्यूबॉइडल एपिथीलियम और शल्की एपिथीलियम। इनके नाम क्यों दिए गए हैं, क्या आप समझ पाए इस बात को? बिल्कुल समझ पाएंगे, आप इमेज में देखिएगा। ठीक है, पक्षमापी एपिथेलियम आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी फॉर्मेशन कुछ अलग आपको दिख रही है। ये है स्तंभाकार, स्तंभ किसे बोलते हैं, खंबे के समान, यानी जो खड़ा हुआ हो। ठीक है, एक स्टैंडिंग फॉर्मेशन में हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये चीज़ें आपको ऐसे लेटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये टिश्यू आपको इस तरीके से उभरे हुए, ठीक है, स्तंभ आकार में दिखाई दे रहे हैं। और क्यूबॉइड में यहाँ पर आपको एक क्यूब की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक आप कह सकते हैं शल्की, यानी किसी सेल के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके आकार के या उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। चारों के नाम आपके सामने हैं। चलिए अब अगला जो हमारा तीसरा टाइप होता है टिश्यू का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। इसे हिंदी में हम बोलेंगे क्या, संयोजी ऊतक बोलेंगे। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, तो सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। और गाइस, जैसा कि इसका नाम है कनेक्टिव, तो आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने का काम करेगा, आपस में जोड़ने का काम करेगा। किसको, शरीर को ही जोड़ेगा, शरीर के अंगों को। ओके, और अगर दूसरा पॉइंट इसका देखें कि शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और संयोजी ऊतक आद्य कोशिकाओं से पैदा होता है। ठीक है, इन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, मीजेनकाइमल कोशिकाओं के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया संयोजी ऊतक का क्या काम होता है, कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप जब इमेज देखेंगे, जैसे ये आपके सामने एक बोन है, ओके, तो यहाँ बोन को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं कौन, टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये किस किस को जोड़ने का काम करते हैं, अभी हमने जाना कि बॉडी पार्ट्स को। ठीक है,
हमारे शरीर के अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करते हैं, कि जिससे हम अपने हाथों पैरों को मूव कर पाते हैं, अपनी गर्दन को घुमा पाते हैं, ठीक है। तो उनके जो बीच में जोड़ होते हैं वहाँ पर उनको कनेक्ट करने का काम ये करता है टिश्यू। जैसे लिगामेंट्स होते हैं, तो लिगामेंट्स को जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है एरोलर्स को जोड़ने का, ब्लड सेल्स को आपस में जोड़ने का, कार्टिलेज को आपस में जोड़ने का, एडिपोज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये सभी शरीर के अंगों के नाम मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। आप चाहे तो एक दो एग्जाम्पल ही इसमें से याद रख सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगला जो टाइप आता है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। इसका क्या काम होता है? तो पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि टिश्यू किससे बनते हैं मिलकर के? सेल्स से, ठीक है। तो जब काफ़ी सारी मस्कुलर सेल्स एक जगह पर मिल जाती है, पेशी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, तो वे निर्माण करती है पेशीय ऊतक का। यही बात यहाँ पर समझाई गई है आपको, ठीक है। और शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है, यानी शारीरिक अंगों में जो गति होती है वो मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही होती है। और मनुष्य के शरीर में जो 40% भाग होता है वो क्या होती है? उसकी पेशियाँ होती है, ठीक है, मसल्स होती है 40% भाग। और अगर बात करें पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है रेखित पेशीय, दूसरा है अरेखित पेशीय और तीसरा है हृदयक पेशीय। ओके, रेखीय पेशीय और अरेखित पेशीय और हृदयक पेशियाँ, ये हृदय में पाई जाती है और ये आपके यहाँ इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं, और ये आपकी आर्म्स में, ठीक है, लेग्स में, इस तरीके से यहाँ पर ये पाई जाती है। चलिए, अभी तो मैंने आपको बताया, अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि रेखित पेशियाँ जो होती है, यानी जो आप कह सकते हैं मसल्स होती है रेखित, वो कहाँ पाई जाती है? यह पेशी शरीर के बाहु यानी आर्म्स में, जो उसको मूव करने में हेल्प करती है, आप उसको मोड़ पाते हैं इधर उधर, पैरों में, गर्दन आदि में पाई जाती है, ठीक है। और इसका भार शरीर के भार का प्राय 50% होता है। और अरेखित पेशी की अगर बात करें तो ये पेशियाँ होती है जो कि नेत्र के आइरिस में, टेस्टिस में, ठीक है, और उनकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में और मूत्राशय में, इस रक्त वाहिनियों में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। कौन सी? अरेखित पेशी, ठीक है। यहाँ आप इनको देख सकते हैं इस वाली इमेज में। और अगर बात करें हृदय पेशियाँ, तो इस प्रकार की पेशी कहाँ पाई जाती है? हृदय की भांति होती है और इसी में ही पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको तीनों प्रकार की, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स थे मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के। पेशीय ऊतक के तीनों प्रकार थे, रेखीय पेशीय और अरेखित पेशीय, हृदयक पेशियाँ। आपको पता चल गई तीनों कहाँ कहाँ पर स्थित होती है और क्या काम इनका होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। इसका नाम है, जो लास्ट आप कह सकते हैं कि लास्ट टाइप है इसका नाम है कंकाल ऊतक, यानी स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मतलब क्या होता है? कंकाल होता है, हड्डियों का बना हुआ ढांचा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। ओके। और जंतुओं के शरीर की आकृति तथा आकार को बनाने में सहायक होता है। कौन? कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यू, जिससे शरीर को एक मजबूत ढांचा प्राप्त होता है, जो अस्थि तथा उप अस्थियों को आपस में जोड़ करके बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कह देते हैं कंकाल। क्या कहते हैं? इसको हम बोल देते हैं कंकाल, जो कि काफ़ी सारी अस्थियों से, हड्डियों से मिलकर के बना होता है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। सिर्फ मस्तिष्क ही नहीं, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत कोमल से अंग होते हैं शरीर के, उन सभी की रक्षा करने में, उन सभी को प्रोटेक्ट करने में इनका
काम होता है, ठीक है। जैसे कि आपका माइंड होता है वो बहुत ही लचीला होता है, आपका हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो इन सभी को ये प्रोटेक्ट करता है, इन सभी का एक रक्षा कवच बन करके रहता है हड्डियों का। आप इधर इमेज में देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ तो आपको मसल्स दिखाई गई है और एक तरफ क्या है, फिर यहाँ पर आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया है, हड्डियों का ढांचा दिखाया गया है एक तरफ। तो इसी के अंदर ये सभी चीज़ें फिट होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये सभी की रक्षा करता है, जितने भी शरीर के अंग होते हैं। ओके, और इसको भी हम दो प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन से? इसमें पहले हम जानते हैं कि किस किस से मिलकर के बना होता है। ओके, इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये मिलकर के बना होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम से, ठीक है। Mg यानी मैग्नीशियम और Ca यानी कैल्शियम, इनसे मिलकर के ये बना होता है। और कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला, आप चाहे तो इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। किससे मिलकर के बनता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम से, और ओसिन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इस लवणों के कारण की जो अस्थियां होती है वो मजबूत होती है। जो हमने आपको भी बताया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है अकार्बनिक लवण ये, तो इनके कारण इसको मजबूती मिलती है। ये बाहरी कर्ण, श्वास नली, कंठ, अंतरकोशिकीय स्थानों में पाई जाती है। और इसकी अगर बात करें कि कहाँ उपस्थित होती है, ठीक है, तो यह कार्टिलेज यानी इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि हमने बताया था आपको, अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल होता है वो किस किस से मिलकर के बनता है? अस्थियों से और उपास्थियों से, ठीक है। तो अस्थियों के बारे में हमने जान लिया किस किस से मिलकर के बनी होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। प्रोटीन कौन सा मिलता है इसमें? ओसिन नामक का। लेकिन अगर बात करें उपास्थि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, तो इसमें जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो अब तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टिश्यू का लास्ट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, इसका क्या काम होता है दोस्तों? जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्र ऊतक के बने होते हैं, ठीक है। ये सभी किसके बने होते हैं? यानी आपका नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी किससे बनता है? नर्व से मिलकर के बनता है, ठीक है। नर्व्स टिश्यू से मिलकर के बनता है, तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बनता है। और संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का इसका कार्य होता है। क्या कार्य होता है कि अगर मान लिया आपको करंट लगता है तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी नर्व टिश्यू होती है, नर्व्स होती है, वो एकदम से माइंड को उसके बारे में बताती है कि करंट लग गया है, एकदम से हाथ पीछे करो, हाथ हटाओ वहाँ से। तो इस तरीके से फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है आपके माइंड से। तो आपको पता चला कि संवेदना जो होती है, यानी अगर छू करके, फील करके किसी चीज़ को हम पहचानते हैं तो वो इन्हीं की हेल्प से हम कर पाते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाइयाँ न्यूरॉन तथा तंत्रिका कोशिका की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं तीन मुख्य के भाग होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि आप इधर इमेज में देख सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रन, ठीक है। ये तीन टाइप्स होते हैं आपके इसमें। चलिए इनको और अच्छे से जानेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाएगा। यहाँ पर हम कन्फ्यूज़न ही नहीं छोड़ेंगे और बाकी कुछ भी हो। तो ये लीजिए आपके सामने अब तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमने बात की साइटोन, ठीक है। साइटोन ये क्या होता है? यह तंत्रिका कोशिका का जो सबसे मुख्य वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं। इसमें दोस्तों एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और उसके अंदर और क्या होता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। जब हमने सेल्स में पढ़ा था कि केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, वहाँ हमने जाना था। अगर आपने वह क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे भी बहुत अच्छे से हमने उस क्लास को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमने पता चल गया साइटोन क्या होता है। यह तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य वाला भाग होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है।
नेक्स्ट टाइप इसका जो है डेंड्राइट, इसमें क्या होता है, यह साइटन से शुरू होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहला जो ये देखा साइटन, ये वाला पार्ट है। और अगर बात करें कि डेंड्राइट कौन सा पार्ट है, तो ये वाला। ठीक है, ये वाला अभी मैंने आपको बताया कि बहुत पतला और लंबा तंत्रिका एक तंतु होता है। ओके, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। इसे ही एक्सोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, एक्सोन भी कहते हैं। जो यहाँ पर है, ये छोटे छोटे नर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्सोन है। और ये क्या काम करता है, ये संदेश देने का काम करता है एक पार्ट से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट को। ठीक है, पूरे शरीर को। और यहाँ पर हमने बात की एक्सोन की। साइटन से निकले हुए जो तंतु होता है, एक से अधिक उसकी जो भुजाएं होती है, जैसा कि आपने यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो एक से अधिक भुजाओं में बटा हुआ होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। गाइस थोड़ा सा यहाँ पर आप ठीक करिएगा, मैंने आपको कहा कि जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट है जो बहुत सारे तंतुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको तो हम कहेंगे डेंड्राइट। ओके, और जो बीच वाला पार्ट है, जो ये पतली सी आपको नली दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सोन। ठीक है, इस पतली नली को क्या बोलेंगे, एक्सोन। और जो ये खूब सारे इधर आपको हेयर की फॉर्मेशन में आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे डेंड्राइट। अब क्लियर हो गया आपको, अब तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने 6 के 6 टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए, पांचों टाइप ठीक है, पांचों टाइप हमने इसके क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन से, संयोजी ऊतक के बारे में हमने जान लिया, उपकला ऊतक, कंकाल ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, सबके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में जान लिया है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सो गाइस लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।